तो आइए कुछ इन रेशों के बारे में भी समझते हैं। तो पहले चलते हैं, सबसे पहले बच्चों हम लोग प्राकृतिक रेशा कपास के बारे में समझते हैं। तो मेरे हाथ में ये जो आप देख रहे हैं ये रेशा कपास या रुई या इसे आप कॉटन भी कहते हैं, ये उसके रेशे हैं। तो बच्चों जो कपास है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये कपास यहीं से प्राप्त हुई है। तो कपास एक पादप रेशा है जिसे हम पौधों के कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों, बताया था मैंने, बीज से, जिसे आप बिनौले भी कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे जो है कपास के जो पौधे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा दिखाया गया है, कपास के पौधे हैं। और जो कपास उत्पादन में बच्चों भारत का बहुत विश्व में बहुत प्रमुख स्थान है, यानी कपास उत्पादन में भारत बहुत अग्रणी है। और भारत में कपास की खेती बच्चों जानते हैं कहाँ होती है? आइए मैं बताती हूँ। भारत में कपास की खेती होती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और पंजाब में। तो आप समझ गए कपास कहाँ होती है, यानी कि भारत के बहुत सारे राज्यों में कपास का उत्पादन होता है और इसी कारण से भारत जो है वो कपास के उत्पादन में अग्रणी है, बहुत आगे है। और भारत में कपास की खेती बहुत पुराने समय से चलती आ रही है बच्चों। तो प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। और बच्चों कपास की खेती के लिए जो मिट्टी हमें जो आवश्यक होती है वो काली मिट्टी है और इसके लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, उपयुक्त होती है, जिसका ताप 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। तो कपास जो है वो आपका एक प्राकृतिक रेशा है और ये हमें बीजों से प्राप्त होता है। अब हम कपास को प्राप्त कैसे करते हैं, चलिए उस प्रक्रिया को समझते हैं। तो बच्चों जो कपास के बीज होते हैं वो वसंत ऋतु के पूर्व खेतों में बोए जाते हैं और 2 माह में कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है। और ये जो फल होते हैं वो नींबू के आकार में दिखाई देते हैं। आप जैसे चित्र में देख सकते हैं बच्चों, वो कपास के पौधे दिए गए हैं और इसके जो आप फल देख रहे हैं वो नींबू के आकार के दिखाई देते हैं। और फल के अंदर कपास के 3 से 4 बीज स्थित होते हैं। कितने बीज स्थित होते हैं? 3 से 4 बीज। और जब ये कपास का जो ये आपका जो फल है ये जो है पक जाता है तो जो बीज है, बीज के ऊपर कपास के तंतु पूरे तंतुओं को ढक लेते हैं। इन्हें कपास गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कपास गोलक कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं किस तरह से बीजों के ऊपर पूरे कपास के जो रेशे हैं, तंतु हैं, उन्होंने पूरा ढक लिया है। तो ये कहलाते हैं कपास गोलक। तो आपने देखा कि बसंत ऋतु के पूर्व खेतों में ये बोए जाते हैं। 2 माह में क्या होता है, कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है और हमें जो कपास है इसके बीज से प्राप्त होती है, क्योंकि बीज के ऊपर ये सारे जो रेशे हैं वो पूरा उसे ढक लेते हैं और इसी को कपास गोलक कहते हैं। तो अब बच्चों कपास तो हमने, कपास गोलक हमें प्राप्त हो गए। अब हमें कपास प्राप्त कैसे होगी? तो इस विधि को क्या कहते हैं? इसको हम गिनिंग या कपास ओटना कहते हैं। तो कपास गोलकों से कपास के बीज को पृथक करने की जो प्रक्रिया है इसे हम कपास ओटना कहते हैं। तो बच्चों आप चित्र में देख सकते हैं कि कपास ओटने का जो कार्य है वो हाथों द्वारा भी किया जाता है और आजकल तो इसका कार्य मशीनों द्वारा भी किया जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कपास ओटने का कार्य है, यानी कि कपास गोलकों के कपास के बीज से पृथक करने की प्रक्रिया, कपास गोलकों से कपास के बीज को पृथक करने की जो प्रक्रिया, जिसे कपास ओटना और इंग्लिश में इसे गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गिनिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें कपास के पौधों से प्राप्त हो जाती है। और बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि कपास का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सोचिए सोचिए, कहाँ करते हैं? कपास का प्रयोग हम कपड़े, चादर, पर्दे, रजाई, गद्दी आदि बनाने में करते हैं। और बच्चों आपने रुई और कहाँ देखी है अपने विद्यालय में? सोचिए सोचिए, कहाँ देखी है? जी हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स में। जो प्राथमिक उपचार की जो किट आपके विद्यालय में होती है उसमें भी यही रुई होती है, जिसका उपयोग हम घाव को साफ करने में करते हैं, दवा के साथ इसको ऊपर, घाव को ऊपर ढकने में भी करते हैं। तो अब आपको याद आया कि आपने रुई कहाँ पर देखी थी? आपके फर्स्ट एड बॉक्स में। तो विद्यालय में भी ये रुई रहती है, जिसका उपयोग हम घाव को साफ करने में और दवा के लगाने में भी करते हैं।
और बच्चों आप सोचिए कि कपास का और कहाँ उपयोग होता है? कपास के बीज का कुछ हम उपयोग कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसका भी उपयोग करते हैं। तो कपास के बीजों का जो प्रयोग है बच्चों, वो तेल निकालने में भी किया जा सकता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। और उसके बाद बीज, जो अपशिष्ट बीजों का बचा रह जाता है, उसको हम पशुओं को चारे के रूप में भी करते हैं, तो चारे के रूप में भी दिया जाता है। तो इस तरह से कपास के बीजों का प्रयोग जो है वो तेल निकालने में भी किया जाता है और बचे अपशिष्ट को पशुओं को चारे के रूप में भी दिया जाता है। अच्छा बच्चों, एक और नाम कपास के साथ आपने सुना होगा, जिसको बीटी कपास कहते हैं। सुना है आपने? अच्छा, चलिए मैं बताती हूँ कि ये बीटी कपास क्या है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा यानी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कपास की एक ऐसी प्रजाति को विकसित किया गया है जिससे फसलों की कीट पतंगों से रक्षा होती है। तो जो ये किस्म है, जो ये प्रजाति है कपास की, इसमें बहुत सारे सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न होते हैं जो कि फसलों की कीट पतंगों से रक्षा करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी और बेहतर प्रजाति होगी, कितनी अच्छी किस्म होगी कपास की जिसकी कीट पतंगों से भी रक्षा होती है। इसीलिए इसका नाम बीटी कपास रखा गया है और ये जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई है। और पता है बच्चों आपको कि बीटी कपास की जो उत्पादकता है और गुणवत्ता है वो बहुत अधिक है, इसीलिए इसका उत्पादन अधिक किया जाता है। और किन राज्यों में किया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बीटी कपास का उत्पादन बहुत किया जाता है। क्यों किया जाता है? बस सोचिए, बताया था अभी मैंने आपको, क्योंकि इसकी उत्पादकता और गुणवत्ता बहुत अधिक होती है, इसीलिए बीटी कपास का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये तो हमने जाना कपास के बारे में। अब आइए समझते हैं जूट के बारे में। तो जूट, जैसे कि घरों में आपने कई बार देखा होगा, फलों सब्जियों को हम बोरे में लेकर आते हैं। कभी आपने ध्यान दिया कि ये बोरा किससे बना होता है? जी हाँ, ये यही जूट के रेशों से बना होता है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये एक जूट का रेशा है, जबकि एक बोरे का ही टुकड़ा मैं लेकर आई हूँ। तो ये बोरा जो है, ये आपका जो है जूट इसी पटसन से बना हुआ है। और जूट जो कहाँ से प्राप्त होता है? जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन या सनई के पौधों से प्राप्त किया जाता है। और भारत में जो जूट की खेती है वो बच्चों पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में की जाती है। और पटसन की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। और पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। कब बोए जाते हैं बच्चों? वर्षा ऋतु में। और आप चित्र में देख सकते हैं कितने हरे हरे लंबे तने इस पटसन और के पौधे के हैं जिससे हम जूट प्राप्त करते हैं। अब जूट प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है बच्चों? चित्र में देखिए, जो पटसन के जो पौधे के जो तने हैं, ये लगभग 8 से 10 फीट लंबे होते हैं और 3 माह में इनमें पीले रंग के फूल आने लगते हैं। कैसे? पीले रंग के फूल। और जो पटसन की फसल है, इसे हम पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं। जिससे क्यों काटते हैं पुष्पन अवस्था में? क्योंकि उस समय जो तने होते हैं वो लचीले होते हैं, मुलायम होते हैं। और इस समय जब हम काटते हैं इस तने को, तो हमें मजबूत जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। और कटाई के बाद क्या करते हैं कि इन तनों को बंडल में बना करके रुके हुए पानी में या तालाब में डाल दिया जाता है। और 4 से 5 दिनों में पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रेटिंग प्रक्रिया। तो पटसन के तने को पानी में डुबोकर रखने से मुलायम भाग का गल जाना और जूट के रेशे का ऊपर आ जाना, यह प्रक्रिया जो है वो रेटिंग कहलाती है। और यह क्रिया जो है बच्चों जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा होती है। जूट के रेशे 6 से 8 फीट लंबे होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं, चिकने और कपास से ज़्यादा मजबूत होते हैं। और जूट का प्रयोग हम बच्चों कहाँ कहाँ करते हैं? ये तो आप जानते ही हैं, जैसे कि रस्सी, डलिया, बोरा। आपने देखा होगा कि बोरा बनाने में, रस्सी बनाने में और डलिया बनाने में, दरी बनाने में, आप चित्र में भी देख सकते हैं, बोरे का चित्र दिया है कि जूट से ही बना हुआ है। और ये चटाई, ये भी जूट से ही बनी हुई है। तो इस तरह से जूट चूँकि कपास से मजबूत होता है, तो इसका प्रयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाट पट्टी, दरी आदि बनाने में हम करते हैं। अब आइए कुछ और भी प्राकृतिक रेशों के बारे में जानें, जैसे कि नारियल तंतु या कॉयर।
तो नारियल तंतु, जिसे जटा भी कहते हैं, यह नारियल के बाहरी आवरण से प्राप्त होती है, जो कि भूरे रंग की होती है। और इसका प्रयोग बच्चों हम किस में करते हैं? रस्सी बनाने में, पावदान, बोरा, गत्ते आदि बनाने में करते हैं। आपको मैंने दिखाया था, जैसे ये जो नारियल जटा या जो कॉयर है, ये जो है ये आपको नारियल के फल से ही प्राप्त होती है। आपने देखा होगा जो नारियल का फल होता है उसके बाहरी आवरण पर इस तरह से ये जटा पाई जाती है, जिसको हम निकालते हैं और इसका प्रयोग हम ज़्यादातर रस्सी बनाने में, पावदान बनाने में, या जो गद्दों में जो हम भरते हैं, बोरे गद्दे बनाने आदि में किया जाता है। उसके बाद बच्चों है दूसरा जो रेशा है प्राकृतिक, वो है हेम्प। हेम्प जो ये रेशा है, ये सन के पौधे के तने से प्राप्त होता है और इसका उपयोग हम रस्सी बनाने में, नेट बनाने में, कपड़े, कागज़ आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ अगला जो रेशा है वो है फ्लेक्स। तो फ्लेक्स जो है बच्चों, ये अलसी या तीसी के पौधे के तने से प्राप्त होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये फ्लेक्स का रेशा है और इसका प्रयोग जो है बच्चों वो हम कई बार रस्सी बनाने में भी करते हैं, बैग बनाने में भी करते हैं और साथ साथ जो कपड़े पहनने जाते हैं उसमें भी किए जाता है इसका प्रयोग। और आपने लेनिन का नाम सुना होगा, जो लेनिन से जो कपड़े आप अक्सर आपने सुना होगा, लेनिन की शर्ट है या लेनिन से बनी हुई साड़ियाँ हैं। तो ये सब जो लेनिन से जो आपने नाम सुना है, वो लेनिन इसी फ्लेक्स से प्राप्त किया जाता है। और चूँकि इसकी गुणवत्ता बहुत अधिक होती है तो ये कपड़े भी थोड़े महंगे भी होते हैं। और इसकी गुणवत्ता, जो उच्च गुणवत्ता के लेनिन है, वो इसी फ्लेक्स से ही प्राप्त होते हैं और इसी फ्लेक्स से ही प्राप्त किया जाता है। तो आप इस चित्र में बच्चों देख सकते हैं कि नारियल तंतु, ये भी एक प्राकृतिक रेशा है, हेम्प और लेनिन, फ्लेक्स, ये सारे के सारे प्राकृतिक रेशे और उनके उदाहरण हैं।